नमस्कार, गुड इवनिंग। पूरा दिन बीत जाने के बाद शोर शराबे से दूर है। जाहिर है आप ये देखना चाह रहे होंगे कि मेरे मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। तो मैं राहुल सौमित्र अगले 24 मिनट में आपको बताऊंगा कि आज मध्य प्रदेश में क्या हुआ। एक तरफ अग्निपथ योजना को लेकर कैलाश विजयवर्गीय के दिए बयान पर कांग्रेस हमलावर हो गई है, तो दूसरी तरफ तीनों मंडलों के रेलवे स्टेशन में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अग्निपथ योजना को लेकर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर विवाद गहराता जा रहा है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने भी कहा कि बीजेपी की यही चाल है। जितने भी अग्निवीर सेना से रिटायर होकर निकलेंगे उन्हें बीजेपी कार्यालयों में चौकीदार बनाया जाएगा। बीजेपी के अंदर सिक्योरिटी गार्ड के रूप में भर्ती करके ये एक तरह की फौज बीजेपी खड़ा करना चाहती है। इधर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि एमपी में पूरी तरह से शांति है। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर भ्रम फैलाने, युवाओं को भटकाने का आरोप लगाया। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने हिंसक प्रदर्शनों को देश के भविष्य के लिए खतरा बताया। युवाओं को भटकाने की कोशिश की गई है। मध्य प्रदेश की स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। कि लोगों ने बिगर सोचे समझे षड्यंत्र के साथ हिंसा का जो सहारा लिया है वो देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। अग्निपथ योजना के विरोध में भारत बंद के आह्वान को देखते हुए जबलपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ की मदद ली जा रही है। संवेदनशील स्टेशनों पर लगातार फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में बीजेपी के दागी उम्मीदवारों के नाम बदलेगी। निकाय चुनाव में पार्टियों की तरफ से कुछ अपराधियों को भी टिकट दे दिए गए थे। इसे लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर हमला क्यों बोला है, ये रिपोर्ट आप देखिए। निकाय चुनाव में अपराधियों को टिकट दिए जाने को लेकर सियासत गर्मा गई है। सीएम शिवराज ने इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने अपराधियों को ही टिकट दिया है, जबकि बीजेपी स्वच्छ राजनीति की पक्षधर है। बीजेपी ने एक उम्मीदवार का टिकट रद्द कर दिया है। कांग्रेस ने राजनीतिक अपराधीकरण किया, अपराधियों को नेता जनप्रतिनिधि बना दिया। भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ राजनीति की पक्षधर है कि हम राजनीति का अपराधीकरण नहीं होने देंगे। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी स्थानीय चुनाव में राजनीति का अपराधीकरण रोककर स्वच्छ राजनीति करने और आपराधिक छवि के लोगों को चुनाव नहीं लड़ने देने की पैरवी की। स्पष्ट लाइन दे ली है कि अपराधी किस्म के कोई भी व्यक्ति होंगे जिन पे गंभीर किस्म का अपराध होगा उसे हम नहीं रखेंगे। राजनीति को साफ सुथरा रखने की सोच तारीफ के काबिल है, पर सवाल ये है, क्या निकाय चुनाव का ये फॉर्मूला बीजेपी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी लागू करेगी? नगरीय निकायों में उम्मीदवारों को लेकर तस्वीर पूरी तरह साफ होने के बाद बीजेपी कांग्रेस के बागियों ने बवाल कर दिया है। टिकट कटने से नाराज दावेदारों ने अपनी पार्टी के अनुशासन की पोल खोलकर रख दी है। इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आप और देखिए। बीजेपी और कांग्रेस की फजीहत रुकने का नाम नहीं ले रही है। टिकट कटने से नाराज कार्यकर्ताओं ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के बंगलों के बाहर नारेबाजी हो रही है। वहीं टिकट की सिफारिश करने वाले नेता दावेदारों से छिपा रहे हैं। 10-10 प्रत्याशी रहते हैं और जब 10 प्रत्याशी होंगे तो निश्चित तौर पर लोगों को टिकट नहीं मिलेगी, तो ये स्थिति हमेशा बनती है। दोनों ही दलों ने आखिरी वक्त पर टिकट डिक्लेयर किए थे, जिससे दावेदारों की बगावत से कम नुकसान हो सके, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। दोनों पार्टियों में रवैया अलग अलग है ना। हमारे यहाँ कैडर चुनाव लड़ रहा है, उनके यहाँ व्यक्ति लड़ रहा है। बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों के सामने बागी नेता निर्दलीय के तौर पर ताल ठोक चुके हैं, लेकिन पार्टियों के सामने दावेदारों को मनाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। इंदौर में टिकट वितरण के बाद से कांग्रेस में विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को 5 से ज्यादा कांग्रेस से दावेदार रहे नेताओं ने स्थानीय नेताओं पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। इंदौर में कांग्रेस से बगावत कर नामांकन करने वाले नेताओं के बागी स्वर तेज हो गए। दरअसल विधानसभा क्रमांक 2 के 5 वार्डों से इन नेताओं ने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी नामांकन दाखिल किया है। सभी का आरोप है कि कांग्रेस में टिकट वितरण में भारी धांधली की गई, टिकट बेचे गए। टिकटों की बंदर बांट इन नेताओं ने मिल बांट कर ऐसी की है
कि निचले कार्यकर्ताओं का शोषण हुआ है। अपनी बात पार्टी फोरम पे नहीं सुनी गई, इसलिए हमें मीडिया का सहारा लेना पड़ा। पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते तो उस समय हमको दरकिनार करके ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो पार्टी को हराने में अहम भूमिका निभा, पार्टी के खिलाफ जाके निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इधर कांग्रेस बागियों को मना लेने का दावा कर रही है। 85 वार्ड है इंदौर में, स्थिति के हिसाब से बेहतर समझा उसको टिकट दिया। परिवार के लोग हैं, थोड़े दिन रुक जाइए, 22 तारीख से पहले सारा मामला निपट जाएगा। बागियों का आरोप है कि कांग्रेस ने उनके सालों से किए गए काम की कदर नहीं की, चुनाव में उन्हें दरकिनार कर पैराशूट उम्मीदवारों को टिकट दे दिया। एमपी में पंचायत और निकाय चुनाव में बीजेपी कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है। कांग्रेस की रणनीति है कि वो निकाय चुनाव में बीजेपी के अभेद गढ़ों में अपने मेयर प्रत्याशी को हर हाल में जिताना। अगर ऐसा हुआ तो विधानसभा चुनाव की राह आसान हो जाएगी। दरअसल कांग्रेस के लिए निकाय चुनाव में प्रमुख शहरों के महापौर पद पर जीत किसी चुनौती से कम नहीं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर बीजेपी के अभेद किले रहे हैं। ग्वालियर में कांग्रेस 58 साल से मेयर पद से दूर है। इंदौर में 22, जबलपुर में 16 और भोपाल में 13 साल से मेयर पद पर बीजेपी का कब्जा रहा है। वैसे अब की बार बीजेपी के लिए भी इन सीटों को बचाना चुनौती है। कार्यकर्ता अपने आप में, क्योंकि चेहरा जनता का सामने होता है, वही जनता के सामने शिवराज सिंह चौहान जी और वीडी शर्मा के रूप में रहता है, इसलिए निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता की परीक्षा है। तैयारियों और सक्रियता में कांग्रेस बीजेपी के आसपास भी नहीं, फिर भी उसे निकाय चुनाव को लेकर काफी उम्मीदें हैं। सतीश सिकरवार एक क्षत्रिय कैंडिडेट को दिया है, क्योंकि क्षत्रिय बहुल क्षेत्र चंबल बहुत अच्छे प्रत्याशी और हम जीत के आएंगे और ये जो किला है उसको ढाएंगे। कांग्रेस ने ग्वालियर से शोभा सिकरवार, इंदौर से विधायक संजय शुक्ला, जबलपुर से जगत बहादुर सिंह और भोपाल से विभा पटेल को मैदान में उतारा है। इसके बाद भी कांग्रेस के लिए राह आसान नहीं है। छिंदवाड़ा में एक शराब दुकान पर लगे भगवे झंडे को उतरवाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का एक बयान सुर्खियों में है, जो प्रदेश में शराबबंदी के विषय को एक नई दिशा दे रहा है। वो बयान क्या है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। छिंदवाड़ा दौरे पर पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक जगह पर शराब दुकान पर लगे भगवा झंडे को हटाने के निर्देश दिए। दरअसल जाम सांवली स्थित हनुमान मंदिर में दर्शन से वापस जा रही उमा भारती की नजर शराब दुकान पर लगे भगवा झंडे पर पड़ गई, जिसके बाद उन्होंने तत्काल पुलिस अधिकारियों को झंडे उतरवाने के निर्देश दिए। कहाँ यहाँ के दो अधिकारी? सरकार बनाने का अभियान यही शुरू हुआ था, शराब कंट्रोल करने का अभियान भगवा झंडा हटाने के बाद स्थानीय कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने एक बड़ा संकेत देते हुए कहा कि साल 2003 में सरकार बनाने का अभियान यहीं से शुरू हुआ था और अब शराबबंदी का अभियान भी यहीं से शुरू होगा। हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर दीपक मरावी पर लगे उत्पीड़न मामले में कमेटी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है, लेकिन कांग्रेस ने मंत्री सारंग पर गंभीर आरोप लगाते हुए डॉक्टर मरावी को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। हमीदिया अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर दीपक मरावी पर लगे आरोपों की जांच के लिए बनी कमेटी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है। डॉक्टर दीपक मरावी पर लगे लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत सही साबित नहीं हो पाई। हालांकि जांच समिति में ये भी सामने आया कि अस्पताल में नर्सों के लिए काम करने का अनुकूल माहौल नहीं है। नर्सों ने मानव संसाधन प्रबंधन को लेकर भी शिकायत की थी, जिसमें जांच समिति ने ये पाया कि डॉक्टर मरावी का व्यवहार और आचरण नर्सों के लिए असंवेदनशील है। साथ ही डॉक्टर दीपक मरावी ने नर्सों की परेशानी की अनदेखी की। बता दें कि आंतरिक परिवाद समिति में 6 सदस्य थे, जिनमें से 5 सदस्यों ने हस्ताक्षर कर जांच रिपोर्ट जीएमसी डीन को सौंप दी है। शिवराज सिंह चौहान मंत्री हेल्थ मिनिस्टर, विश्वास सारंग उनका आशीर्वाद प्राप्त है। जब इन दो का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो कितनी कंप्लेंट आपके खिलाफ हो, कौन हटा पाएगा। उधर कांग्रेस ने क्लीन चिट पर सवाल उठाए। कांग्रेस की सीनियर विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि डॉक्टर मरावी को चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का संरक्षण है, इसीलिए तमाम शिकायतों के बावजूद उनको क्लीन चिट मिल गई। मध्य प्रदेश के लाखों पेंशन धारकों ने 17% डीआर लाभ नहीं मिलने पर चुनाव से बहिष्कार की चेतावनी दी है, लेकिन इस मामले का छत्तीसगढ़ से कैसा पेच फंसा है, ये अगर आपको जानना है तो इस रिपोर्ट को देखना है।
मध्य प्रदेश के 5.25 लाख पेंशनर्स ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को बायकॉट करने का मन बना लिया है। कांग्रेस ने शिवराज सरकार से पेंशनर्स को तत्काल 17% डीआर का लाभ देने की मांग करते हुए इसे मुद्दा बना दिया है। बीजेपी की सरकार तब भी नहीं किया, ये तो मुद्दा पुराना है। 17% बढ़ाने की मांग है, महंगाई भत्ता, और अब जल सत्याग्रह की नौबत आ गई। इधर पेंशनर्स का कहना है कि कांग्रेस को अगर हमारी इतनी चिंता है तो छत्तीसगढ़ सरकार से एमपी सरकार के भेजे प्रस्ताव पर सहमति देने की मांग करें। कांग्रेस की सरकार है ना, छत्तीसगढ़ सरकार, तो कमलनाथ जी उनसे बात कर लें, पेंशनों को और कर्मचारियों को डीए वहाँ से दिलवा दें। कमलनाथ जी पहले छत्तीसगढ़ से हिसाब किताब बराबर कराएं, फिर आगे की बात करें। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 31% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जबकि पेंशनर्स को 17% ही मिल पा रहा है। दरअसल राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत किसी भी तरह के बदलाव के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की अनुमति अनिवार्य है। बालाघाट पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 3 इनामी नक्सलियों को एक मुठभेड़ में मार गिराया, जिसमें एक महिला नक्सली भी शामिल है। एमपी के बालाघाट में पुलिस ने लाखों रुपए के 3 इनामी नक्सलियों को मार गिराया। पुलिस और नक्सलियों की ये मुठभेड़ मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा से लगे लोहागढ़ी के जंगल में हुई। मुठभेड़ आज सुबह 7 बजे शुरू हुई, जो तकरीबन 1 घंटे तक चली। एनकाउंटर में 15 लाख का डिविजनल कमेटी मेंबर नागेश और एरिया कमांडर मनोज मारे गए। साथ ही महिला एरिया कमांडर रामे मारा भी ढेर हो गई। दोनों एरिया कमांडर पर 8-8 लाख का इनाम था। पुलिस की इस कामयाबी पर सीएम शिवराज ने ट्वीट कर बधाई दी। साथ ही ऐलान किया कि जवानों को गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा जाएगा और जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि एमपी का बालाघाट जिला भी नक्सल प्रभावित जिला है, जहां परिवहन मंत्री लिखीराम कांवरे की नक्सलियों ने नृशंस हत्या कर दी थी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की पुलिस मामले के 2 आरोपियों को लेकर बड़वानी के सेंधिया पहुंची, जहां से गोलियों की खरीदी की आशंका पर जांच की जाएगी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में इस्तेमाल की गई गोलियों की खरीदी बड़वानी जिले से होने की आशंका जताई जा रही है। महाराष्ट्र पुलिस ने जांच के लिए मामले के 2 आरोपियों को लेकर सेंधवा पहुंची है। फिलहाल गोलियों की सप्लाई को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। इस विषय पे अभी तक हमारे पास कोई भी ऑफिशियल सूचना कहीं से नहीं आई है और ना ही हमारे द्वारा अब तक किसी पुलिस ने संपर्क किया है, ना ही हमारे यहाँ कोई टीम आई है अभी तक। लेकिन अगर कोई ऐसा मसला बनता है और हमारे यहाँ कोई संपर्क करता है, कोई टीम हमारे पास आती है, तो हम उसके साथ मिलकर काम करेंगे और इस पूरे मैटर की तह तक जाएंगे। जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी इसमें पूर्ण की जाएगी। आपको बता दें कि बड़वानी जिले का उमरठी इलाका अवैध हथियारों के निर्माण के लिए आए दिन सुर्खियों में रहता है। इस इलाके से बने हथियार देश भर में सप्लाई होकर पकड़े जाने की खबर अक्सर सामने आती रहती है और आए दिन पुलिस इन इलाकों में सप्लायर्स पर कार्रवाई भी करती रहती है। लेकिन मूसेवाला हत्याकांड के तार बड़वानी से जोड़ने से मामले में नया मोड़ आ सकता है।